नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अगले आधे घंटे आपके सामने आएंगी इस वक्त की अहम और बड़ी खबरें। हम आपके लिए लेकर आएंगे पूरे बाजार का हाल, इसके साथ ही कारोबार जगत की बड़ी और अहम खबरें, इसके साथ ही एक्सक्लूसिव खबरें भी आपके सामने होंगी, और साथ ही आखिर ठंड से किस तरह से पूरा उत्तर भारत इस वक्त ठंड की चपेट में है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बाजार की बात। तो बाजार में दिन के निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन एक रेंज में बाजार साफ तौर पर फंसा हुआ नजर आया। निफ्टी नीचे से करीब 100 अंक संभलकर 24,600 के ऊपर बंद हुआ। बैंक निफ्टी की बात करें तो 170 अंकों की मजबूती रही। कैसे रहा बाजार में एक्शन, बता रहे हैं अंश भीलवार। दो सेशन की गिरावट के बाद निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया। चार्ट पे देखा जाए तो 24,650 का एक लेवल है जहां पे निफ्टी पिछले 4 सेशन से घूमता हुआ नजर आ रहा है, तो यहां पे एक कंसोलिडेशन रेंज बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगर लेवल्स की बात करें तो 100 डीए में करीबन 24,700 पर है, जहां पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल सकता है। नीचे की तरफ 24,500 के पास में 50 डीए में, जहां पे आने वाले सेशन में हमें सपोर्ट नजर आ सकता है। अब अगर दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात करें तो दोनों मिड कैप स्मॉल कैप हरे निशान में बंद हुए और ये 13th सेशन है लगातार खरीदारी का, तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। अब अगर सेक्टर्स की बात करें तो निफ्टी रियल्टी इंडेक्स आज का टॉप सेक्टोरल गेनर के तौर पे नजर आता है, जिसने कि 2 मंथ के हाई लेवल को भी छुआ है, और इसके टॉप गेनर्स में मेनली हमें रेमंड नजर आता है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि निफ्टी आईटी इंडेक्स ने भी रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ। ये इकलौता इंडेक्स है जिसने इस महीने में रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ है। इसके साथ साथ दूसरे इंडेक्सेस की बात करें तो बैंक जो 2 सेशन से गिर रहा था वो आज हमें हरे निशान में क्लोज होता हुआ नजर आया, तो निफ्टी मेटल ने 1 मंथ के हाई लेवल को टच करके हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया। अब अगर लूजर्स की बात की जाए तो यहाँ पे निफ्टी एनर्जी इकलौता ऐसा इंडेक्स नजर आ रहा है जो प्रॉपरली लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी पॉजिटिव सेशन ही रहा है। शुक्रिया करेंगे अंश आपका इस अहम जानकारी के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ, जहां मेरे सहयोगी जिनय नागर आपको बताएंगे आखिर किन शेयरों और सेक्टर्स ने लगाया एक्शन भरा पंच। जी बिल्कुल, तो बात करते हैं आज के 5 के पंच की। देखेंगे 5 ऐसे स्टॉक जिस पर आज हमें ब्रोकरेज के दम पे और खबरों के दम पे एक्शन देखने मिला। शुरुआत करेंगे आईटी स्टॉक से। अगर हम आईटी इंडेक्स की बात करें तो आज उन्होंने ऑल टाइम हाई छूते हुए नजर आया। उसके अलावा एलटीआई, माइंडट्री, विप्रो जैसे स्टॉक्स भी फोकस में नजर आए। एचएसबीसी की एक रिपोर्ट थी इंडियन आईटी सर्विसेज पर, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि पिछले 2 साल में हमें जो ग्रोथ देखने मिली है 3 से 4% की, आने वाले 2-3 साल में वो ग्रोथ बढ़ जाएगी और 6 to 7% का ग्रोथ नजर आएगा। और बेसिकली ये ग्रोथ जो है रिवाइवल होगा यूएस मार्केट्स की तरफ से, जिसकी वजह से हमें ये ग्रोथ देखने मिलेगी। उन्होंने अपग्रेड किया इन्फोसिस को, एलटीआई माइंडट्री को और एम्फेसिस को। वहीं टेक महिंद्रा पे उन्होंने अपनी होल्ड रेटिंग मेंटेन की है, और ये इनके स्टॉक्स रहेंगे टॉप पिक्स, जो कि इन्फोसिस, एलटीआई माइंडट्री, एचसीएल टेक और एम्फेसिस। इसके अलावा स्विगी की बात करें तो सीएलएसए की इनिशिएशन रिपोर्ट आई है स्विगी पे। उनका टारगेट प्राइस है 708 रुपये का, और उन्होंने आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है। अगर हम क्लोज से देखेंगे कल के तो ऑलमोस्ट 30% का अपसाइड उन्हें नज़र आ रहा है। उन्होंने कहा कि स्विगी में आगे चल के जो टैम, टोटल एड्रेसेबल मार्केट कंपनी सर्व करती है, उसके चलते काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल है। और उनका मानना है कि जोमेटो से कंपनी की परफॉर्मेंस थोड़ी लैगिंग या फिर कमज़ोर ही नज़र आएगी, लेकिन जो प्राइस गैप अभी नज़र आ रहा है दोनों के कंपनी में, वो एक नैरो डाउन होता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा एलआईसी फोकस में रहेगा। कंपनी ने नवंबर 24 के अपने अपडेट्स निकाले। अगर हम एपीई ग्रोथ देखें तो वहाँ पे हमें एक डी ग्रोथ नज़र आ रही है। 12.4% की डी ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की। अगर हम बाकी प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ देखें तो वहाँ पे एक्चुअली 15% का ग्रोथ नज़र आया है, जिसके बाद हमें स्टॉक प्राइस में एक दबाव भी देखने मिला क्योंकि कंपनी ने डी ग्रोथ रिपोर्ट किया है। इसके अलावा मार्केट शेयर वो भी कंपनी ने लूज़ किया। अगर हम ईयर टू डेट मार्केट शेयर देखें FY25 का, तो 2.4% से कंपनी ने मार्केट शेयर लूज़ किया है। चौथे स्टॉक की बात करेंगे, बायोकॉन और सिंजीन। एक ब्लॉक डील नज़र आई, 2% इक्विटी डील नज़र आई आज सिंजीन के स्टॉक में, और खबर है कि ब्लॉक डील में बायोकॉन एक सेलर निकल कर आ सकता है। और लास्टली बात करेंगे एनबीसी से। कंपनी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा से एक बड़ा ऑर्डर मिला है, करीब 432 करोड़ का एक ये बड़ा ऑर्डर मिला है एनबीसीसी को। तो ये रहेंगे आज, ये थे आज अहम स्टॉक्स आज के ट्रेडिंग सेशंस में। शुक्रिया करेंगे जिनय आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। हल्दीराम स्नैक्स फूड के प्रमोटर इस महीने के अंत तक 15 से 20% हिस्सा बेच सकते हैं। कंपनी को संभावित खरीदारों से इस सौदे के लिए 3 बाइडिंग ऑफर मिले हैं। खबर की एक्सक्लूसिव डिटेल दे रहे हैं मेरे सहयोगी अनुराग जोशी।
हल्दीराम स्नैक्स फूड जो कि भारत की एक अग्रीम फूड्स और स्नैकिंग कंपनी है, उनके प्रमोटर्स ने यह महीने एक भागीदारी के प्लेसमेंट को संपन्न करने का लक्ष्य रखा है। सूत्रों ने ईटी नाउ स्वदेश को बताया है कि हल्दीराम स्नैक्स फूड को 3 बाइंडिंग बिड मिले हैं इन्वेस्टर्स के द्वारा, और ये बाइंडिंग बिड एक माइनॉरिटी इक्विटी स्टेक जो कि 15 और से 20% की इक्विटी स्टेक होगी हल्दीराम स्नैक्स फूड में, उसके लिए है। अभी जो बिडर्स हैं उनमें एक अमेरिकी प्राइवेट इक्विटी कंपनी ब्लैकस्टोन का ग्रुप है, जिसमें एडीएआई यूएई का सॉवरेन वेल्थ फंड है, और जीआईसी सिंगापुर जो कि सिंगापुर का सॉवरेन वेल्थ फंड है, ये भी शामिल हैं। जो अन्य बिडर्स हैं उनमें अल्फा वेव ग्लोबल नामक एक फंड है, वह बिड कर रहा है, और एक तेमासिक और बेन कैपिटल का कंबाइन है जो भी बिड कर रहा है। ये डील पिछले कुछ महीनों से चल नहीं रही थी, और इसका कारण यह था कि जो प्रमोटर्स हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके बीच में एक मतभेद था वैल्यूएशन को लेके। अभी प्रमोटर्स ये चाहते हैं कि उनको $12 बिलियन का एक वैल्यूएशन मिले, जो कंबाइंड फूड और स्नैक्स बिजनेस हैं, जो कि दिल्ली और नागपुर फैक्शंस का है, और जो कि अभी मर्ज होने वाला है, और ये एनसीएलटी के समक्ष है स्वीकृति के लिए। पिछले साल कंपटीशन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने दिल्ली और नागपुर फैक्शन के जो फूड और स्नैक्स बिजनेस का डीमर्जर को स्वीकृति दे दी थी, और अभी यह मर्जर एनसीएलटी के स्वीकृति के बाद संपन्न होगा। और ये कंबाइंड एंटिटी में जो दिल्ली फैक्शन है उसकी 56% और जो नागपुर फैक्शन है उसकी 44% भागीदारी होगी। शुक्रिया करेंगे अनुराग आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। ब्रोकरेज की शानदार रेटिंग से स्विगी के शेयर में तेजी का रुख देखने को मिला। आखिर इसकी वजह क्या रही, बता रही हैं स्नेही। जी बिल्कुल, तो अगर हम स्विगी के बारे में बात करें तो स्टॉक काफ़ी मजबूती से आज आगे बढ़ रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी अच्छा मूव आ रहा है, और इसकी वजह है सीएलएसए की एक नोट जो आज सुबह सुबह हमें आ रही है। एक ब्रोकरेज नोट आई है जहां पर उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ कवरेज शुरुआत की है स्विगी पर, और 708 रुपये प्रति शेयर का टारगेट दिया है। कल के बंद के अगर भाव से हम कंपेयर करें तो कल का जो स्विगी का भाव था 540 रुपये है, और 708 का जो टारगेट है ये वो क्लोज प्राइस से 30% की अपसाइड की उम्मीद हमें दिखा रहा है। इसीलिए स्विगी में आज काफ़ी अच्छा मूव आया है, क्योंकि ये जो सीएलएसए का ब्रोकरेज नोट आया है वो काफ़ी बुलिश है। वो कहते हैं कि फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स में बड़ी ग्रोथ की संभावना है। जब स्विगी के बारे में बात करें FY24 और FY27 में वो भारत में क्विक कॉमर्स के ग्रोथ को 6 टाइम्स बढ़ते हुए देख रहे हैं, और जोमेटो से भी पीछे रहेगी स्विगी, लेकिन अंतर भाव में शामिल है, ये वो कह रहे हैं। और सीएलएसए का ये भी मानना है कि क्विक कॉमर्स इतना बड़ा क्षेत्र है भारत में कि हम एक प्लेयर की सिर्फ बात नहीं कर सकते। अगर जोमेटो वहाँ पर बड़ा प्लेयर है तो स्विगी की तो भी बढ़ने की बहुत संभावना है। वहाँ पे मुनाफे के सुधार के साथ ग्रोथ बढ़ने से एग्जीक्यूशन में भी सुधार होगा, ये सीएलएसए का कहना है। और वो कहते हैं कि जो 390 रुपये में आईपीओ के भाव में जब शेयर लिस्ट हुआ था, उस भाव से फिलहाल शेयर अभी 40% ऊपर ट्रेड कर रहा है, और स्विगी के शेयर की लिस्टिंग भी 8% प्रीमियम पर हुई थी अगर आप याद करें तो सीएलएसए का ये नोट आ रहा है जहाँ पे उन्होंने आउट परफॉर्म इनिशिएट किया है, और 708 रुपये का टारगेट है। अभी तक जितने भी ब्रोकरेज नोट्स आए हैं उसमें से सीएलएसए का ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टारगेट आया है स्विगी के लिए, 708 रुपये पर शेयर। जेएम फाइनेंशियल का मेंटेन बाय टारगेट रेटिंग था, और 550 रुपये का उनका टारगेट था। अब याद कीजिए कि कुछ दिनों पहले मोतीलाल ओसवाल का भी एक रिपोर्ट आया था जहाँ पे वो कह रहे थे कि स्विगी जेप्टो से भी नीचे आ गया है क्विक कॉमर्स के शेयर में, और क्विक कॉमर्स का शेयर अब पहले दर्जे पर जोमेटो, दूसरे पर जेप्टो और तीसरे पर स्विगी है। उस न्यूज़ फ्लो के बाद सीएलएसए का ये रिपोर्ट देखकर मार्केट में काफ़ी उम्मीद फैल चुकी है स्विगी के स्टॉक के बारे में कि अब मार्केट शेयर की भी रिकवरी कुछ हद तक हो सकती है। तो जी हाँ, काफ़ी बुलिश ब्रोकरेज नोट है सीएलएसए का स्विगी पर, और उस कारण स्विगी का स्टॉक आज बहुत ही बेहतर परफॉर्म कर रहा है। शुक्रिया करेंगे स्नेही आपका। बढ़ते हैं आगे। आईटीआई के शेयर में भी पिछले 3 दिनों से जोरदार तेजी देखने को मिली। शेयर आज रिकॉर्ड ऊंचाई पर भी पहुंचा। आईटीआई में जोरदार तेजी की क्या वजह रही, शरद की ये रिसर्च देखिए। जी बिल्कुल, आईटीआई पे जो है फोकस रहेगा, और लगातार तीसरे दिन जो है स्टॉक में तेज़ी देखने मिल रही है।
और देखा जाए तो भारी वॉल्यूम्स में भी जो है बाइंग देखने मिल रही है। मार्केट कैप भी ऑलमोस्ट 38,000 करोड़ को पास कर गया है और शेयर में पिछले 2 दिन में बड़े ब्लॉक डील्स भी देखने मिले हैं। NSE BSE पे पिछले 2 दिन पे जो है 12 करोड़ शेयर्स का जो है टोटल डील हुआ है और ये जो सरकारी ऑर्डर के उम्मीद पर जो है शेयर की जो है अच्छी तेज़ी देखने मिली है, खास करके जो भारत नेट 2 प्रोजेक्ट्स है। और ये बात हमने पहले ही आपको बता दी कि जो टेलीकॉम एंसिलरी वाली स्टॉक्स है उन पे नज़र रखिएगा। 3 दिन में 40% ITI भागा है और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ITI के हाल ही में जो मिले कॉन्ट्रैक्ट है उन पे भी नज़र डालते हैं। उत्तराखंड गवर्नमेंट से 19 नवंबर को लगभग 100 करोड़ का ऑर्डर आया। वही जो आप कह सकते डायरेक्टरेट ऑफ जियोलॉजी यहाँ से भी माइनिंग से भी कॉन्ट्रैक्ट मिला है। नवंबर में 4,600 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के सबसे बड़ा बोली लगाया गया था। भारत नेट 3 जो प्रोजेक्ट्स के इसमें BSNL को टेंडर के ज़रिए इन ऑर्डर्स मिल रहे हैं। डिज़ाइन, सप्लाई, कंस्ट्रक्शन और सारे जो प्रोडक्ट की जो है पाथ है सब कंपनी उसमें डील करती है। और देखा जाए तो पिछले 1 साल में तो स्टॉक 33% का ग्रोथ आया, लेकिन 5 साल में इन्वेस्टर्स को 320% का रिटर्न्स दिया है। बट करती क्या है कंपनी, इसके बारे में बताता हूँ मैं। सबसे पहले संचार मंत्रालय के तहत काम करने वाली ये सरकारी कंपनी है। 1948 में जो है इनकी शुरुआत हुई थी और उसको टेलीकॉम सेगमेंट को लेके ज़्यादा यहाँ पे फोकस है। और याद रखिए ऑप्टिक फाइबर केबल, 4G, 5G इन सारे सेगमेंट्स में जो है बहुत सारे इक्विपमेंट्स, कंपोनेंट्स कंपनी बनाती है। डिफेंस सेक्टर के लिए भी जो है सिक्योर कम्युनिकेशन केबल्स आते हैं और डेटा सेंटर और IoT जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है उसमें भी कंपनी की भागीदारी होती है। तो आप देख सकते हैं कि टेलीकॉम डेटा के स्पेस में ये कंपनी बीच में खड़ी है और यहाँ पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ रहा है, एनालिस्ट का मानना है। तो यही है पूरी गाथा ITI की। शुक्रिया करेंगे शरद। बढ़ते आगे। आगामी बजट से जुड़ी एक एक्सक्लूसिव खबर मिल रही है। सरकार बजट में नौकरी पेशा लोगों को टैक्स में राहत दे सकती है। डिटेल्स दे रहे हैं प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, वित्त वर्ष 2026 के लिए जो बजट की तैयारियां हैं अपने चरम पर हैं। इंडस्ट्री के साथ जो कंसल्टेशन की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत भी कर दी गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से टैक्स पेयर्स के लिए राहत की खबर आ सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि कई ऐसे विकल्प हैं, तलाशे जा रहे हैं, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसमें कैसे बढ़ोतरी की जाए। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कई ऐसे विकल्प हैं जिस पर चर्चा चल रही है और उसमें एक ये है कि खासकर लो इनकम ग्रुप के लिए जो इनकम टैक्स है उसमें कमी कर दी जाए। खासकर लो सैलरीड ग्रुप और जो लो इनकम ग्रुप है उनका जो डिस्पोजेबल इनकम है वो उसमें बढ़ोतरी हो ताकि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसको बढ़ाई जा सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो टैक्स है, जो टैक्स रेट है उसमें कमी की जा सकती है। खासकर 3 लाख से 7 लाख का जो टैक्स स्लैब है, खासकर न्यू टैक्स रेजिम के तहत उस पर विचार किया जा रहा है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन की लिमिट है जो कि न्यू टैक्स रेजिम में इस वक्त 3 लाख रुपए है, उसमें भी बढ़ोतरी की जा सकती है। हालांकि ये जो तमाम चर्चाएं हैं वो काफ़ी इनिशियल स्टेज पर हैं। डिस्कशन की प्रक्रिया हालांकि शुरू कर दी गई है मंत्रालय के अंदर, लेकिन अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। जैसे जैसे डिस्कशंस आगे बढ़ेंगी बजट के करीब में, सूत्र जैसा कि हमें बता रहे हैं, इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। लेकिन इस वक्त राहत की खबर ये है कि तमाम जो विकल्प तलाशे जा रहे हैं उसमें एक विकल्प ये भी है कि खासकर जो लो सैलरीड लो इनकम ग्रुप हैं उनके लिए इनकम टैक्स में राहत दी जाए। शुक्रिया करेंगे प्रकाश आपका इस अहम जानकारी के लिए। और इस खबर के साथ ही यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। 2025 में भारतीय बाजारों की ग्रोथ कैसे रहेगी और आगे डॉलर के मुकाबले रुपया कैसे रह सकता है, इन सभी पहलुओं पर हमारी सहयोगी आस्था चोपड़ा ने कोटक सिक्योरिटीज के MD और CEO श्रीपाल शाह से खास बातचीत की। हमारे साथ खास बातचीत में मिस्टर शाह जुड़ गए हैं जो कि MD और CEO हैं कोटक सिक्योरिटीज के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और हमको बधाई देना चाहेंगे। मार्केट आउटलुक के इवेंट में हम हैं जो कि बहुत ज़रूरी रहता है इन्वेस्टर्स के लिए भी और जनता के लिए भी। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव क्या है मार्केट आउटलुक के लिए। जब हम 2025 में जा रहे हैं तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और किससे बचना चाहिए?
थैंक यू आस्था। देखिए लास्ट ईयर हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। इन्वेस्टर ने लार्ज कैप में एंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप में और ज़्यादा रिटर्न कमाए हैं। सो रिटेल इन्वेस्टर्स इक्विटी मार्केट के लिए बहुत अट्रैक्टिव है। जैसे हम नेक्स्ट ईयर में जा रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि थोड़ा कॉशियस ऑप्टिमिज्म रहना जरूरी है एंड थोड़ा रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट करना जरूरी है, बिकॉज हर साल इतनी ज़्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। इंडिया का फंडामेंटल स्टोरी इंटैक्ट है, बट देर आर हेडविंड्स दैट इंडिया हैज टू डील विथ, लाइक इन्फ्लेशन एंड जीडीपी ग्रोथ। वो थोड़ा Q2 में हमने थोड़ा देखा है कि थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है, बट Q3 एंड Q4 में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने वाली है, उसकी वजह से वापिस से जीडीपी ग्रोथ पिकअप करेगा। सो हम उसके बारे में बहुत पॉजिटिव है एंड इसके हिसाब से हम ये मान रहे हैं कि इंडिया में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहिए। यू शुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। नवंबर महीने में नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के प्रीमियम में लगभग 2.5% का इजाफा हुआ। लॉन्ग टर्म प्रीमियम एडजस्टमेंट के बाद पहली बार नवंबर तक के आंकड़े आए हैं। खास बात बता रहे हैं इन आंकड़ों की मेरे सहयोगी अनुराग शाह। आईआरडीए के जो नए नियम थे, जिसमें 1 अक्टूबर से इंश्योरेंस कंपनियों को लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम अपनी बुक्स में नहीं बताना था, और उसके बाद पहली बार फिगर जारी किए हैं जीआई काउंसिल ने, जिसमें कंपनियों के द्वारा लॉन्ग टर्म फिगर नहीं बताया गया है। तो ये एक सबसे बड़ा कैविएट है कि लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो इस डेटा में नहीं है, इसलिए इसको पिछले साल से कंपेयर नहीं किया जा सकता पूरी तरह से, और ये एडजस्टेड डेटा है, जहां पर ओवरऑल इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है 2.5% दिखी है। स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं जिनकी ग्रोथ जो है वो 10% है। स्टार हेल्थ की ग्रोथ 7.5% है। नीवा बुपा 15% की ग्रोथ देखी गई है। न्यू इंडिया के अंदर अगर एडजस्टमेंट के बाद लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम को शामिल नहीं करने के बाद जो न्यू इंडिया की ग्रोथ है 6% है। इसी तरह से आईसीआईसी लोम्बार्ड और गो डिजिट के अंदर नेगेटिव ग्रोथ दिख रही है लॉन्ग टर्म प्रीमियम को एक्सक्लूड करने के बाद। अगर 8 महीने के आंकड़ों की बात करें तो न्यू इंडिया एश्योरेंस का जो ग्रोथ है वो 3% है, आईसीआईसी लोम्बार्ड की करीब 12%, गो डिजिट की जो ग्रोथ है वो 10% और स्टार हेल्थ की ग्रोथ जो है 15%। 8 महीने यानी अप्रैल से लेके नवंबर तक का। इसके अंदर भी एक शर्त है कि वित्त वर्ष 2025 के जो आंकड़े हैं उसमें लॉन्ग टर्म प्रीमियम को एडजस्ट किया गया है। तो आईआरडीए के द्वारा जो नियम बदले गए थे उसके बाद अब कंपनियों ने लॉन्ग टर्म प्रीमियम को हटाकर आंकड़े पेश किए हैं, जिसमें ओवरऑल इंडस्ट्री का जो आंकड़ा है वो करीब 2.5% दिख रहा है। शुक्रिया करेंगे अनुराग आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं कड़ाके की ठंड की। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी के कारण उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और कोहरे की मार साफ तौर पर देखी जा रही है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर दिल्ली और एनसीआर के आसपास के इलाकों में भी नजर आ रहा है। ठंड बढ़ने से दिल्ली वासियों को ठिठुरन का भी एहसास हो रहा है। आने वाले दिनों में ठंड और ठिठुरन बढ़ने के साथ ही तापमान में गिरावट का दौर जारी रहने का मौसम विभाग का अनुमान है। वहीं जम्मू कश्मीर और बाकी इलाकों में भारी बर्फबारी के कारण पहाड़ों के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों पर भी ठंड का प्रकोप बढ़ा है। जम्मू कश्मीर में लोगों ने इस बर्फबारी का लुत्फ उठाया, लेकिन ठंड में ठिठुरते भी नजर आए। 4 दिन हो गए हम लोग को आके। फर्स्ट डे जो था वो टेम्परेचर नॉर्मली था। सेकेंड डे हम लोग गुलमर्ग में थे, स्नोफॉल हुआ है उधर, टेम्परेचर उधर -9 था। और उसके बाद पहलगाम में गए, पहलगाम में हल्का हल्का स्नो हुआ है, वहाँ पे टेम्परेचर -5 तक था। कल श्रीनगर आए हम लोग और दाल लेक पे है रुके, -5 डिग्री है। ठंड थोड़ी बढ़ गई है। ठंड तो बहुत अच्छा है, क्लाइमेट इतना अच्छा है कि मैं बोलता हूँ कि सभी पब्लिक से कि यहाँ पे घूमने के लिए सभी आए, यहाँ का एक नज़ारा देखे कि ऐसा ही कोई बोलते ही नहीं कि जम्मू कश्मीर एक जन्नत है, सही में एक जन्नत है ये पे। कि जन्मभूमि अयोध्या में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग अलाव तापते हुए नजर आ रहे हैं। कोहरे और कोल्ड वेव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जनजीवन थोड़ा सा थमसा गया है, लेकिन लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाद अब हम आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां शीतलहर जारी है। ग्वालियर और महाकाल की नगरी उज्जैन में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग अलाव का सहारा लेकर खुद को गर्म रख रहे हैं।
और बाबा महाकाल की नगरी में भी लोगों ने ठंड का एहसास किया और यहां पर भी जगह जगह लोग अलाव तापते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बता दूं, टाइम्स नेटवर्क का फ्लैगशिप आयोजन इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव वापस आ चुका है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक प्रेजेंटेड ये कॉन्क्लेव भारत के विकास से जुड़ी अहम और बेहतरीन चर्चाओं का केंद्र रहा है। जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत का लक्ष्य दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने का है। ऐसे में भारत को ग्लोबल चुनौतियों के बीच अपने आर्थिक लचीलेपन को बनाए रखने और तेज रफ्तार से आर्थिक विकास को बढ़ाने वाली नीतियों को लागू करने की आवश्यकता है। और इस बार इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के 10वें एडिशन की थीम रखी भी गई है, फास्ट ट्रैक टू द टॉप 3। इस थीम के जरिए इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव एक रोड मैप तैयार करेगा कि कैसे भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी ला सकता है। आईईसी में राजनीति, ग्लोबल बाजार, इकोनॉमी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की दिग्गज हस्तियां शामिल होंगी। तो 12 और 13 दिसंबर को तैयार रहें टाइम्स नेटवर्क पर सबसे बड़े कॉन्क्लेव का हिस्सा बनने।